नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नमक, जिसकी लेखिका हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। ये एक उर्दू लेखिका हैं, उर्दू में इन्होंने अपना साहित्य लिखा है। तो ये पाठ जो है, नमक कहानी जो है उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान दोनों देश अलग हो चुके थे। तो और जो एक दूसरे जहाँ से वो आए थे उस जगह से उनका अब भी बहुत प्रेम था। तो वही बात इसमें कही गई है। नमक जो लाहौरी नमक है उसके बारे में बोला गया है कि लाहौरी नमक जो है कितना अच्छा होता है और लोगों के प्रति उस नमक के प्रति कितना प्रेम है लोगों का, कितना मतलब उसको अब भी लोग जो है खाना चाहते हैं। यही जो है इस कहानी में बताया गया है कि नमक जो है लाहौर से और भारत में नमक किस तरह से लाया गया, यही इस कहानी में लिखा गया है। तो इस पाठ का हम सार करेंगे। नमक कहानी रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा रचित है। यह भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। सिख बीवी किसको मानती है? लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक ले आने की फरमाइश करती है। सफ़िया का बड़ा भाई पाकिस्तान में एक बड़ा पुलिस अफसर था। सफ़िया के नमक को ले जाने पर वह उसे गैर कानूनी बताता है, लेकिन सफ़िया वहाँ से नमक ले जाने की जिद करती है। वह नमक को एक फलों की टोकरी में डालकर कस्टम अधिकारियों से बचना चाहती है। सफ़िया अभी भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। अब भी उसके हृदय में अपने लाहौर का सौंदर्य समाया हुआ है। वह आंखें बंद कर अभी भी वहाँ के इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें आदि देखने लगती है। सफ़िया भारत आने के लिए फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि उसके किनुओं की टोकरी में नमक है। यह बात केवल वही जानती है, लेकिन वह मन ही मन कस्टम वालों से डरी हुई थी। कस्टम अधिकारी सफ़िया को नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है तथा दिल्ली को अपना वतन बताता है तथा सफ़िया को कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रेल में सवार होकर सफ़िया पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची। वहां भी उसका सामान कस्टम वालों ने चेक किया। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ने सफ़िया से कहा कि मेरा वतन ढाका है। उसने कहा कि जब भारत पाक विभाजन हुआ था तभी वे भारत आए थे। इन्होंने भी सफ़िया को नमक अपने हाथ से सौंपा। इसे देखकर सफ़िया सोचती रही कि किसका वतन कहाँ है। इसे कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं। मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। यानी लेखिका इस पाठ में कहना चाहती हैं कि बेशक ज़मीनें बट गई हैं, ज़मीनों पर रेखाएं खींच गई हैं, सरहदें बनाई गई हैं। ये भारत की सरहद है, ये पाकिस्तान की है, ये ढाका की है, बांग्लादेश की है। तो लेखिका यही कहती है कि लोगों के दिलों में अभी तक रेखाएं नहीं खींची हैं। वो एक दूसरे जो लोग आपस में हैं वो एक ही वतन का अपने आप को मान रहे हैं। भी जो जहाँ रहता था वहाँ से अब भी उसको उस जगह से प्रेम है। तो लेखिका यही कहना चाहती है कि बेशक ज़मीन पर रेखाएं खींच गई हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी तक वो रेखाएं नहीं पहुंच पाई हैं। यही इस पाठ का सार है।
अभी हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि नमक पाकिस्तान से सरहद पार हिंदुस्तान ले जाना गैर कानूनी था। फिर उसे वह नमक लेकर जहाँ से जाना था वहाँ कस्टम अधिकारी उसे पकड़ लेते, जिससे सफ़िया के साथ साथ उसकी तथा उसके परिवार की भी बेइज्जती हो जाती। तो इसलिए सफ़िया के भाई जो है उसको नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर रहे थे। नमक की पुड़िया ले जाने के बाद के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था, क्या सोच विचार कर रही थी वो? सफ़िया को सुबह ही पाकिस्तान से रवाना होना था, इसलिए उसे रात को सामान की पैकिंग करनी थी। सारी चीज़ें समेटकर सूटकेस और बिस्तरबंद में बंद गई। केवल किन्नू की एक टोकरी था नमक की पुड़िया रह गई थी, इसलिए वह सोच रही थी कि नमक की इस पुड़िया को वह कैसे ले जाएगी। अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वालों ने नहीं जाने दिया तो मजबूरी में हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया है? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा। वह सोचने लगी, यदि इस पुड़िया को किनुओं की टोकरी में रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला इसे कौन देख पाएगा, और अगर देख लिया। वह चिंतित होने लगी। दूसरे ही क्षण वह सोचने लगी, नहीं, फलों की टोकरियां तो आते समय भी किसी को नहीं देखी जा मतलब आते समय जो फलों की टोकरियां थी उनकी चेकिंग नहीं हो रही थी, तो अब भी नहीं होगी। तो हिंदुस्तान से केले था, पाकिस्तान से किन्नू, सब ऐसे ही ले जा रहे थे। ऐसा चिंतन करके उसने ऐसा ही उचित समझा। अब अगला प्रश्न है, जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए खड़े थे। देशों का चाहे राजनीतिक बंटवारा हो चुका है, पर लोगों के दृश्य में अभी भी अपनेपन का भाव है। कस्टम अधिकारी ढाका, तब पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश का था, वह भी भारत से अलग देश का था, चाहे वह यहाँ नौकरी कर रहा था, तो इसलिए वो सिर झुकाए हुए खड़ा था। अगला प्रश्न है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। यह मेरा वतन या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका जिस मिट्टी, स्थान या देश में जन्म होता है, जहाँ वह खेलता कूदता बड़ा होता है, जिस वातावरण में उसका बचपन की किलकारियाँ गूंजती है, उसके साथ वह आजीवन बंधा रहता है। कहा भी गया है कि जननी जन्म भूमिश्च सर्वगदापि गरीयसी, अर्थात जननी जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मनुष्य चाहकर भी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल सकता, उसकी यादें आजीवन उसके हृदय में विराजमान रहती हैं। यह एक प्राकृतिक यथार्थ है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी जन्मभूमि के साथ अनेक स्वप्न संजोए रखता है। उसी भूमि से वह मृत्यु पर्यंत जुड़ा रहता है, यानी जहाँ भी जन्म लेता है मनुष्य, उसकी यादें जीवन भर उसके साथ रहती है, वह भुलाने से भी उसको नहीं भूल सकता। नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहली प्रखर वक्ता है। सफ़िया एक साहित्यकार थी, इसलिए वह बातचीत करने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी, बहस करने में पूर्ण समर्थ थी, और नमक ले जाने के बारे में उसके भाई बार बार समझा कर हार जाता और उसे कहना पड़ता कि अब वह आपसे बहस कौन कर सकता है। तो इस प्रकार जो है वो एक प्रखर वक्ता थी। निडर भी थी, वह अत्यंत निडर थी। अपने भाई के बार बार मना करने पर भी कस्टम वाले नमक नहीं ले जाने देंगे, तो वो डरी नहीं, अपनी निडरता से कहती है, देखिए मेरे पास अपनी जो निडरता है वो कस्टम अधिकारियों से कहती है वो अमृतसर में, कि देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। तो साहित्यकार भी थी वो, एक सफ़िया एक श्रेष्ठ साहित्यकार थी। उसका साहित्यकार होना हमें उसके भाई के संवादों से पता चलता है। उसके संवादों से हमें पता चलता है कि उसमें श्रेष्ठ प्रतिभा है। वह कहता है कि आपसे कौन बहस करे,
आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर घुमा हुआ होता है। ईमानदार भी थी वो, और उसके अंदर जो है इंसानियत का गुण जो है वो भी कूट कूट कर भरा हुआ है। ईमानदारी में जैसे जो नमक लेके जाना था वो चोरी से वो नहीं लेके गई, छिपा करके नहीं लेके गई, वो दिखा के लेके गई है। इससे उसकी ईमानदारी का पता चलता है। और इंसानियत भी उनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। सरहदों को देख करके उसके मन में बहुत ही चिंता थी। और दोनों ओर के जो व्यक्ति थे, पहनावा, उनके बोलने का अंदाज एक ही था। ज़मीन जो है, जब ज़मीन एक है तो फिर ये दो कैसे बनी। इस उदाहरण से उसकी इंसानियत स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तो फिर कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हैं। क्या सब कानून हुकूमत में ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं। तो इन बातों से उसकी जो है इंसानियतता जो है वो झलकती है। दृढ़ निश्चय था उसके अंदर, दृढ़ निश्चय नारी थी वो। और उन्होंने निश्चय किया कि जो किसी को वादा किया है तो उसको अपनी जो जान है वो देकर भी उसको, उस वादे को वो पूरा करेगी। और उस वादे को उन्होंने पूरा किया। नमक की पुड़िया जो है वो लेकर के भारत आई है। फिर इसका मूल भाव भी, जो कहानी है उसका मूल भाव, मानचित्र पर जो है एक लकीर खींच देने से ज़मीन और जनता कि जो कागज़ी रूप में बांटा जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं। यह सत्य है कि ज़मीन को चाहकर भी नहीं बांटा जा सकता, और न ही कोई जनता के हृदय की भावनाओं को दबा सकता है। मानचित्र पर खींची गई लकीर जनता के अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जनता को कोई शारीरिक रूप से विभक्त नहीं कर सकता, लेकिन मानसिक रूप और मानसिक और आत्मिक रूप से उसे नहीं बांटा जा सकता। भी शारीरिक रूप से विभक्त किया जा सकता है कि जैसे भी तू पाकिस्तान में रहेगा, हम भारत में रहेंगे, लेकिन मानसिक और आत्मिक तौर से मनुष्य को नहीं बांट सकते। जैसे सफ़िया को पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का यह कथन कि मेरा वतन दिल्ली है, आप तो हमारी ही तरफ के मालूम होती हैं और अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। और जब सफ़िया पाकिस्तान से नमक लेकर चली तो कस्टम अधिकारी ने कहा कि जाम मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। खातून को नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिए कि लाहौर अब भी उनका वतन है, दिल्ली मेरा है, बाकी रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो भारत पाक विभाजन के इतने वर्षों के बाद भी ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से हृदय से प्यार करते हैं। आज भी वे इस ज़मीन और लोगों के दिलों से दूर नहीं हो पाए। और इस प्रकार जो सफ़िया अमृतसर से भारतीय कस्टम अधिकारी ने कहा कि हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात को यहाँ आ रहे थे तो उसके ठीक 1 वर्ष पहले सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। तो ये जो है इस कहानी का मूल भाव था कि जो मानचित्र हैं उस पर रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन जो मनुष्य है उनके दिलों पर, उनकी आत्माओं पर कभी भी रेखा नहीं खींची जा सकती। नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे मोहब्बत, या इसको इस तरह भी आ सकता है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है? नमक कहानी में लेखक ने भारत और पाक के विभाजन से अपने विस्थापन की समस्या का चित्रण किया है। विस्थापन की समस्या के पश्चात यहाँ की जनता के ऊपर अनेक भेदभाव पैदा हो गए, लेकिन इस आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ दिखाई देता है। भारत पाक जनता परस्पर जुड़ी हुई है। उन्हें अब भी अपनी जन्मभूमि की स्वर्णिम यादें सताती हैं। उन्हें अब भी कोई बात याद आने पर एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। सफ़िया के द्वारा गैर कानूनी नमक लाने पर कस्टम अधिकारी उसे रोकते हैं तथा नमक को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन आपसी मोहब्बत के कारण वे सफ़िया को स्वयं नमक ले जाने को कहते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आपको ये पाठ, इसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे।